अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू रेंज है। अपनी पिछली नशिस्तों में हम काफ़ी तफसील के साथ ये देख चुके हैं कि जब भी हमें कोई डेटा सेट गिवन हो या सेट ऑफ नंबर्स गिवन हो, तो उस डेटा सेट या उन नंबर्स का सेंटर या मिडल पॉइंट मालूम कर लेना ये काफ़ी नहीं होता। उस डेटा सेट के बारे में कुछ डिड्यूस करने के लिए या उस डेटा सेट के बारे में कुछ राय कायम करने के लिए, बल्कि उसकी कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी होती हैं। जिनमें से एक चीज़ ये थी कि उसकी वेरिएबिलिटी, उसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं उसकी वेरिएबिलिटी क्या है, यानी कि उस डेटा सेट में जो डेटा पॉइंट्स हैं वो सेंटर के इर्द गिर्द कैसे फैले हुए हैं। यानी कि आया कि वो डेटा पॉइंट्स सेंटर के करीब करीब पड़े हुए हैं या फिर वो डेटा पॉइंट्स हमारे पास सेंटर से दूर दूर पड़े हुए हैं। और हमने ये भी देखा था कि इस वेरिएबिलिटी का पता होना क्यों ज़रूरी होता है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कंप्लीट पिक्चर हासिल करने के लिए, कि हमें उस वेरिएबिलिटी का भी पता हो कि डेटा पॉइंट्स कैसे स्कैटर्ड हैं सेंटर के अराउंड। और फिर इसी हवाले से हमने एक आधा मेथड भी पढ़ा था। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखी थी कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके वेरिएबिलिटी का जो ये कंपोनेंट होता है डेटा सेट के अंदर, डेटा पॉइंट्स के अंदर, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है रेंज, ये उसी से मिलता जुलता एक मेथड है और रिलेटिवली सिंपलर मेथड है कि जिसके ज़रिए से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे डेटा सेट हैं उसके जो पॉइंट्स हैं उनमें क्या वेरिएबिलिटी कितनी है। आया कि वो क्लोज़ एक दूसरे से जुड़े जुड़े हैं डेटा पॉइंट्स या फिर काफ़ी दूर दूर पड़े हुए हैं। तो अपना लेक्चर शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे आज का जो लेक्चर है ये कितने सेक्शंस पर मुश्तमिल है। और अगर हम इसको देखें आज के लेक्चर को, तो हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन ब्रीफ ओवरव्यू का है। इसमें हम रेंज की जो है वो एक रफ़ सी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला का सेक्शन है। इसमें हम जो रेंज का है मैथमेटिकल फार्मूला पे एक नज़र डालेंगे कि कैसे उसको हम मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं रेंज किसी भी सेट ऑफ नंबर्स की। और फिर उसके बाद हम एक आध एग्जांपल देखेंगे कि हम कैसे जो है रेंज को फाइंड कर सकते हैं और रेंज की आखिर इतनी इम्पोर्टेंस या वेरिएबिलिटी को फाइंड करने की इतनी इम्पोर्टेंस आखिर क्या है। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने आज की इस नशिस्त का आगाज़ हम अपने पहले सेक्शन से करते हैं जो कि ब्रीफ ओवरव्यू का सेक्शन है। तो अगर हम रेंज की डेफिनेशन की बात करें तो रेंज कैन रफली बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ इन अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास कुछ भी गिवन सेट ऑफ नंबर्स आपके पास हैं या फिर आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की। तो उसमें अब आपने क्या करना है कि आपने उसमें से एक हाईएस्ट नंबर ले लेना है, यानी सबसे बड़ा नंबर ले लेना है, और उसमें आपने लोएस्ट नंबर या लोएस्ट वैल्यू ले लेनी है। तो आपने ये हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू उस पूरे सेट के अंदर से निकाल लेनी है और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उनका डिफरेंस फाइंड कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास एक लोअर लिमिट आ जाएगी और एक अपर लिमिट आ जाएगी, और आप जब उसको आप उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपके पास वो एक डिस्टेंस आ जाएगा कि इसका लोअर पॉइंट का और अपर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। तो उसको हम रेंज कहते हैं। ये इसकी अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, द नैरोएस्ट इंटरवल विच कंटेन्स ऑल द गिवन वैल्यूज़, यानी कि रेंज एक ऐसा इंटरवल होता है और सबसे छोटा इंटरवल होता है कि जिसके अंदर सारे के सारे डाटा पॉइंट्स अकर करते हों। तो यानी जब हमने लोअर लिमिट यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू ले ली, जब हमने हाईएस्ट वैल्यू ले ली, तो और उनके दरमियान हमने मिसाल के तौर पे एक रेंज कायम कर ली, तो अब जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं वो ऑब्वियसली उसी रेंज के अंदर अंदर अकर करेंगे। तो ये तो उसकी एक रेंज का ब्रीफ ओवरव्यू हो गया। अब हम चलते हैं रेंज के मैथमेटिकल फार्मूला के ऊपर। तो अगेन वही प्रैक्टिस है जो हम पिछली नशिस्तों में करते आ रहे हैं। सपोज़ वी हैव अ सेट ऑफ n नंबर्स, तो हमने n नंबर्स सपोज कर लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उसको हमने यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में लिख लिया है और उस लिस्ट को मैंने यहाँ पर x का नाम दे दिया है। तो अब हमने अगर रेंज फाइंड करनी हो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स की, तो हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला गिवन है रेंज का। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लिस्ट है जिसको हमने x का नाम दिया था, उसमें से मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर ले आनी है।
मैक्स यहाँ पर यानी कि यहाँ मैक्स और बैक टैक्स से मुराद है कि आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर ले आनी है, ठीक है। उसमें से हमने माइनस करना है मिनिमम वैल्यू जो कि उस लिस्ट में मौजूद हो। तो जब हम ये इन दोनों को माइनस कर लेंगे यानी मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू को निकाल कर लाएंगे और उसमें से फिर हम लोएस्ट वैल्यू को हम या मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। और नीचे भी मैंने यही लिखा हुआ है कि मैक्स एक्स का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू इन एक्स और मिन एक्स का मतलब है लोएस्ट वैल्यू इन एक्स। तो ये रेंज का काफ़ी सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला है। अब हम एग्जांपल पे जाते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास हम किस तरीके से रेंज को हम अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन हो तो हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन ये अगर हम एग्जांपल पर नज़र डालें तो ये वही एग्जांपल है जो कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वाली वीडियो में हमने देखी थी और वहाँ पर हमने इस एग्जांपल के ज़रिए से मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएबिलिटी का पता होना क्यों ज़रूरी है। और इस एग्जांपल को मैं आपको एक दफ़ा पढ़कर दोबारा सुना देता हूँ। A factory is manufacturing 1 inch bolts। एक फैक्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है बॉल्ट्स कहते हैं, स्क्रू की तरह के होते हैं, नट एंड बोल्ट्स, और उनका साइज़ है 1 इंच। तो एक फैक्ट्री है जो कि 1 इंच के बोल्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके पास 2 मशीन्स हैं ए और बी। तो वो 2 मशीन्स के ज़रिए से ये 1 इंच के बोल्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। अब हमने किया कुछ यूँ है कि हमने दोनों मशीन से, मशीन ए से भी और मशीन बी से भी 5-5 बोल्ट्स का हमने सैंपल निकाल लिया है और चेक करने के लिए कि वो जो मशीन्स हैं आया कि वो सही बोल्ट्स बना रही हैं या नहीं बना रही। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने बोल्ट्स की मेजरमेंट्स की हैं और मेजरमेंट्स इंचेस में थी, वो हमने यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं। तो सैंपल ए की जो मेजरमेंट्स आई हैं उसको हमने लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर दर्ज किया हुआ है। इसी तरीके से सैंपल बी की जो मेजरमेंट्स आई हैं उसको हमने यहाँ पर सेकंड नंबर पे दर्ज किया हुआ है। अब हमने करना कुछ यूँ है कि फाइंड द रेंज ऑफ फॉर बोथ ऑफ दी सैंपल्स और फिर हमने बताना है कि विच सैंपल इज़ बेटर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने अपनी पिछली नशिस्त में भी देखा था कि ये दोनों सैंपल्स जब हमने इनका मीन कंप्यूट किया था तो दोनों सैंपल्स का मीन एक जैसा आया था और दोनों सैंपल्स का मीन 1 आया था। तो अगर हम मीन को सिर्फ देखते तो उससे तो हमें पता यही चल रहा था कि दोनों मशीन्स परफेक्टली काम कर रही हैं। मशीन ए भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, मशीन बी भी अच्छे से बहुत काम कर रही है, क्योंकि हमारे पास जो बोल्ट्स बन रहे हैं उसका जो साइज़ है या जो उसकी मेजरमेंट्स हैं वो 1 इंच, उसका मीन 1 इंच है, तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब हम मेजरमेंट्स पे गौर करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारे पास बोल्ट्स बन रहे हैं ये 1 इंच के एग्जैक्टली नहीं बन रहे, बल्कि मशीन्स इसमें कुछ कमी और कुछ ज़्यादती भी कर रही हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम सैंपल ए की बात करें तो कुछ इंचेस ऊपर चले जाते हैं, कुछ पॉइंट्स में ऊपर चला जाता है कभी मेजरमेंट, कभी नीचे चले जाती है। इसी तरीके से सैंपल बी में भी देखें तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स यानी कि एक्यूरेट वो मशीन काम नहीं कर रही, यानी 1 इंच के एग्जैक्टली एक्यूरेट बॉल्स नहीं बना रही, बल्कि उसमें ऊंच नीच हो रही है। अब हमने इन दो की वेरिएबिलिटी, इन दो सैंपल्स की हमने वेरिएबिलिटी फाइंड करनी है और देखना ये है कि किस सैंपल में कम वेरिएबिलिटी है और किस में ज़्यादा है। और ऑब्वियसली वो सैंपल जिसमें कम वेरिएबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छा सैंपल होगा, यानी कि जो सैंपल ज़्यादा क्लोज उसकी वैल्यूज़ हैं तो वो ज़्यादा अच्छा सैंपल होगा। जबकि जो हमारे पास ऐसा सैंपल जो कि जिसमें वैल्यूज़ दूर दूर हैं या उसके ज़्यादा वेरिएबल हैं वो सैंपल उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल्ट्स की बात हो रही है। बोल्ट्स की जब हम बात करते हैं तो साइज़ काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि उसको हमने फ़िट करना होता है और साइज़ ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो बोल्ट अपनी जगह पे फिट नहीं आता, ठीक है। तो अब हमने पहले इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने सॉल्व किया था पिछली नशिस्तों में, आज हम इसको रेंज से सॉल्व करते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। तो पहले सैंपल ए को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो स्टेप 1 हमने क्या किया है कि हमारे पास लिस्ट तो पहले से मौजूद थी, हमने सिंपली क्या किया है कि हमने जो लिस्ट हमारे पास मौजूद थी उसमें से हम ने जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर जो लिस्ट मौजूद थी सैंपल ए में, उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी, उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अगर आप गौर करें सैंपल ए में जो हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1.02 है। उसको मैंने यहाँ पर मैक्स एक्स में लिख दिया है।
उसके बाद हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है एक्स के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ पर हमारे मिनिमम वैल्यू 0.97 है सैम्पल ए के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पर दर्ज कर दी है। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है लिस्ट के अंदर से या सैम्पल के अंदर से, और मिनिमम वैल्यू आ गई है। अब अगर हम इसकी रेंज फाइंड करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, मैक्स माइनस मिनिमम करना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे या वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो 1.02 माइनस 0.97 आएगा, और हमारे पास जब इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो 0.05 इंचज़ आएगी। ठीक है, अब हम अपना जो सैम्पल बी है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और उसमें भी अगेन हमने मैक्सिमम फाइंड करना है पहले और मिनिमम फाइंड करना है। और सैम्पल बी पर अगर हम नज़र डालें तो मैक्सिमम यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.4 है, और सैम्पल बी में अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें तो 0.6 है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू भी दर्ज कर दी है और मिनिमम वैल्यू भी दर्ज कर दी है, और मैक्सिमम वैल्यू 1.4 है, मिनिमम वैल्यू 0.6 है। अब हमने सिंपली रेंज का फार्मूला यूज़ कर लेना है, और रेंज का फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास हमने वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद रेंज इज़ इक्वल टू 1.4 माइनस 0.6 आ जाएगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो रेंज हमारे पास 0.8 इंचज़ आ जाएगी। यही चीज़ हमने स्टेप 3 में इसको मैंने फॉर्मूली यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारे पास दोनों सैम्पल्स की रेंजेस आ चुकी हैं, और अगर हम गौर करें तो सैम्पल ए की जो रेंज थी वो 0.05 इंचज़ थी, और सैम्पल बी की रेंज 0.8 इंचज़ है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और सैम्पल ए की रेंज बहुत छोटी है और सैम्पल बी की रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है। और तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सैम्पल ए है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास एक दूसरे के क्लोज़ हैं, ज़्यादा फैली हुई नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हैं या क्लोज़ हैं। उसमें वेरिएबिलिटी बहुत कम है, जबकि सैम्पल बी में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी मीन हमारा 1 इंच था और 1 इंच हमारा गोल था। तो उसमें हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितनी वेरिएबिलिटी कम होगी उतनी अच्छी बात है, यानी जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी 1 इंच के करीब करीब जितने हमारे पास बोल्ट बनते जाएंगे उतना बेहतर होगा, और जितनी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मशीन ए में चूँकि वेरिएबिलिटी कम है, वो जो हमारा साइज़ है, जो हमारा गोल है उसके करीब करीब प्रोड्यूस कर रही है। उसमें साइज़ का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, उसमें जो हमारी रेंज आई है वो कम है। तो मशीन ए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, जबकि मशीन बी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नीच कर रही है। कभी 0.4 इंचज़ ऊपर चली जाती है, कभी 0.7 इंचज़ नीचे चली जाती है। तो लिहाजा मशीन बी उस तरीके से रिलेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। तो इस केस में अगरचे दोनों ही मशीन्स बुरा काम कर रही हैं, क्योंकि अगर 5 नट्स में से सिर्फ 2 नट्स एक्यूरेट बन रहे हैं और 3 में ज़रा सी ऊंच नीच है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है फैक्ट्री के लिहाज से भी। लेकिन हमें यहाँ पर कंपेयर करना था और देखना था कि कौन सी मशीन बेहतर है। तो यहाँ पर मशीन ए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेहतर है, और ये चीज़ हमें मीन से नहीं पता चल रही थी, बल्कि हमें उसकी वेरिएबिलिटी को हमें मेजर करना पड़ा था, और जो कि हमने इस नशिस्त में रेंज के थ्रू की थी, और पिछली नशिस्तों में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू उसकी वेरिएबिलिटी को मेजर किया था। तो हमारी आज की ये नशिस्त यहाँ पर अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।